हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज का हमारा लेक्चर है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो फोर्सेस हैं जो दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। ग्रेविटेशनल फोर्स 20वीं सदी में या 20th सेंचुरी में न्यूटन साहब ने डिस्कवर की, जबकि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है ये 1786 में फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था कोलम, उसने डिस्कवर की। अब ये दोनों फोर्सेस हैं क्या? आपने देखा होगा कि हम एक रस्सी से किसी भी चीज को बांध के जब घुमाते हैं तो वो एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देती है। जब तक हम उसे घुमाते रहते हैं तब तक वो एक राउंड पाथ में क्या करती रहती है, घूमती रहती है, ऐसे राउंड पाथ में। जो फोर्स उसको घुमा रही होती है, ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में मूव करवा रही है। ये ऑब्जेक्ट सर्कल में तब तक मूव करता रहेगा जब तक हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देते रहेंगे। जो ही हम इसको छोड़ेंगे, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद कर देंगे, या ये रस्सी या जिस चीज से इसको बांधा हुआ है ये टूट जाएगी, तो जिस पॉइंट पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद होगी, ये उसी पॉइंट के टेंजेंट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ये उस सर्कल को छोड़ के उस तरफ क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कुछ इस तरह से ही है कि ये दो मैसेज के दरमियान एक फोर्स होती है कि जो एक मैस है वो दूसरे मैस को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। आप एग्जांपल लें अगर अर्थ की, तो अर्थ क्या है, हमें अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम इस पे चल सकते हैं। हम जो ही ऊपर की तरफ जंप करते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ की फोर्स है, वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लेती है। अब क्या सिर्फ अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, हर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है वो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन हम अर्थ की तरफ ही क्यों जाते हैं? इस यूनिवर्स में और भी बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, सूरज है, चांद है, स्टार्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी तो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम उड़ के चांद पे क्यों नहीं पहुंच जाते? हम जमीन पे ही क्यों रहते हैं? उसकी वजह यह है कि जो अर्थ है उसका मैस बहुत ज्यादा है और हम अर्थ से करीब भी हैं, चांद से हम बहुत दूर हैं, इसलिए चांद हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जस्ट अर्थ की ही इफेक्ट करती है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस अगर देख लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एवरी मास ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एन अदर मास विद द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कि यूनिवर्स का हर जो ऑब्जेक्ट है जिसका एक मैस है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। के जो दो मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस के जितना उन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस देयर सेंटर्स। यहां पे हमने दो चीजें देखी हैं, एक तो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये कैसे? एक टेबल है, ये जी एक टेबल है, इस पे एक बुक पड़ी हुई है और यहां पर एक पेन पड़ा हुआ है। ये बुक इस पेन को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती? उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो मैस है वो बहुत कम है। दोनों का मैस, अगर इसका मैस m1 हो और इसका मैस m2 हो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के। मीन कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आप इसका कंपेयर करें अर्थ के साथ, कि अर्थ है
आप कोई भी चीज या कोई भी बहुत वजनी चीज को भी ऊपर फेंकेंगे तो वापस नीचे आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो अर्थ है इसका मैस बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीज जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा इस यूनिवर्स में हमारे पास जो हम जिसको हम देख सकते हैं वो अर्थ ही है जिसका मैस सबसे ज्यादा है। तो अर्थ क्या होगी, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेगी। दूसरे नंबर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस की। तो यहां पर वही चांद की मिसाल कि चांद हमसे बहुत दूर है इसलिए वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप इसको यूं भी देखें कि मेरे पास दो मैसेज, इनके दरमियान डिस्टेंस है d, ठीक है। मैं इस डिस्टेंस को दुगना कर देता हूं, 2d कर देता हूं, तो क्या जो फोर्स है वो भी 2f कम हो जाएगी? ये 2f नहीं बल्कि 4f कम होगी क्योंकि हमारे पास स्केयर है। तो आप जितना डिस्टेंस कम करेंगे उसका स्केयर लेंगे तो उस स्केयर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतनी कम हो जाएगी। मतलब अगर हमने इसको दुगना किया है तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। हम इसका अगर फार्मूला बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मैसेज के और उनके दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के दरमियान स्केयर के डिस्टेंस के। अगर हम ग्रेविटेशनल को खत्म करें तो यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इसको अगर हम एफ जी कहें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, इसको हम एफ जी से शो करते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2 के और साथ में इन दोनों के दरमियान स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम g से शो करेंगे। हम इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर स्क्वायर होती है। तो ग्रेविटेशन हमारे पास ऐसी फोर्स होगी जो दो मैसेज के दरमियान होगी, दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इसी तरह कोलम ने दो मैसेज लेने के बजाय दो चार्ज लिए। उसने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज के करीब रखा, दोनों ने क्या किया एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक पॉजिटिव को नेगेटिव के करीब रखा तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर दो किस्म की फोर्स आई जो कि हम नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अभी हम जस्ट ये देखते हैं कि ये फोर्स है। तो एवरी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बॉडी विद द फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। कि ग्रेविटेशनल में हम मैसेज ले रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स में हम चार्ज ले रहे हैं कि हर चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के। अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है दूसरा Q2 है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों की मैग्नीट्यूड के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बात वही है ग्रेविटेशनल वाली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बात वही है कि दोनों ग्रेविटेशनल में कहा कि दोनों मैसेज के जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी यही है, जस्ट इसमें जो डिफरेंस आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में हम चार्ज ले रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम मैस ले रहे हैं। बाकी इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, Q1 Q2 ओवर R²। K की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम
पर स्क्वायर। तो यहां से हमने दो फोर्सेस के दरमियान डिफरेंशिएट किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। अब नेक्स्ट जब इनकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है, इट इज अ वीक फोर्स। वीक फोर्स क्यों है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू देखें तो वो कुछ 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 होती है। अगर आप -11 को देखें तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बहुत ही वीक होगी। दूसरे नंबर पे इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, कि ये जस्ट अट्रैक्ट करती है। आपने कभी देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आते आते वापस उड़ जाए? नहीं, जमीन जो है वो जस्ट अट्रैक्ट करती है, वो किसी भी चीज को रिपेल नहीं करती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तीसरे नंबर पे इट ओबायज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि हमने अभी पीछे डेफिनेशन में ये कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के दरमियान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। तो ये स्क्वायर लॉ को क्या करता है? बाय। तीसरे नंबर पे इट कैन नॉट बी शील्डेड। शील्डेड का मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो किसी पार्टी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप ये करेंगे उस अर्थ के और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई भी बॉक्स रखते, कोई भी ऐसी चीज रख दें कि उन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो जाए। मींस कि हमारे पास ये एक आदमी है, मैं यहां पर एक बॉक्स रख देता हूं और ये हमारी अर्थ है। तो क्या अर्थ इसको खींचना या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर देगी? हमने क्या किया है कि इसके और इसके दरमियान एक शील्ड रखती है, एक बॉक्स रखती है। तो क्या अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देगी? हरगिज नहीं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप किसी भी तरह से शील्ड नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान कुछ भी रख दें, कोई भी मीडियम रख दें, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरे नंबर पे इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये अर्थ है और यूं समझे कि यहां तक इसका फील्ड है, कि यहां तक इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहां दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, वो ये रास्ता भी ले सकता है, ये रास्ता भी ले सकता है और इस रास्ते से भी बी पॉइंट तक जा सकता है। तो इसको ए से बी तक जाने के लिए यहां पर भी 10 जॉल वर्क करना पड़ेगा, यहां पर भी 10 जॉल वर्क करना पड़ेगा और यहां पर भी 10 जॉल वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर रहते रहते किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, चाहे वो जो मर्जी पाथ फॉलो करे, उसको उतना ही वर्क करना पड़े। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स वही है, इस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स वही है और इस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स वही है। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरे नंबर पे इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये अर्थ जो है इसका फील्ड बहुत ज्यादा होता है, हजारों किलोमीटर में है, जबकि आप इसका कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड से करें तो ये बहुत छोटी रेंज होती है इसके। तो जब आप दो चार्जेस को 2-3 मीटर के फासले पर ले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ये बहुत ही कम हो जाएगी, जबकि अर्थ के मामले में ऐसा नहीं है। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हजारों किलोमीटर की रेंज में होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। वो कैसे कि इसके कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम ले तो वो 9 क्रॉस 10⁻⁹ होती है। 10⁻⁹ जो कि बिलियंस में बनता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जस्ट अट्रैक्टिव थी, जमीन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के मामले में ये उल्ट है, ये दोनों करता है, अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तो ये रिपेल करेगी।
सेम चार्जेस में जो फोर्स होगी वो रिपल्शन होगी, जबकि अपोजिट चार्जेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसमें दोनों फोर्सेस होती हैं, रिपल्शन भी और अट्रैक्शन भी, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जस्ट अट्रैक्टिव होती है। तीसरे नंबर पे इट ओबाय द इनवर्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी इनवर्स लॉ को ओबाय करता है। तीसरी जो इसकी चौथी प्रॉपर्टीज है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा उल्ट है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी आप उसको शील्ड नहीं कर सकते थे, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है। कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है माइनस क्यू। ये दो अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इनके दरमियान यहाँ पर एक ऐसा मीडियम रख दूं जो कि नॉन कंडक्टर हो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास ना कर सकते हो, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी आप उसको शील्ड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी अपने अंदर, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होंगे या कोई भी पार्टिकल मूव करेगा उसको एक ही जितना इफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। मींस कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर पे डिस्टेंस हैं, उनकी जो फोर्स होगी वो 5 कूलम होगी। लेकिन अगर आप इसी डिस्टेंस को 10 मीटर कर देंगे तो ये पॉइंट्स में रह जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग 1 2 इतनी रह जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।